नेक्स्ट हमारी जो टर्म है एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स है। हम पढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं? ये यूनिडेंटेड लाइगेंड्स ही हैं। हमने इसके पहले पढ़ा है यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही डोनर एटम होता है। तो यूनिडेंटेड लाइगेंड्स जिसमें कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम, इसमें एक से ज़्यादा क्या है कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं। लेकिन एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही एटम के थ्रू क्या करता है, बॉन्ड बनाता है विद मेटल एटम या आयन के साथ। इसलिए इस डेफिनेशन में एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें ये लिखना ज़रूरी है कि ये है यूनिडेंटेड लाइगेंड ही, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक टाइम पे। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट करने वाले एटम्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम NO2 माइनस लेते हैं तो ये बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट करता है थ्रू नाइट्रोजन एटम, थ्रू आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू। दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CN माइनस की। इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर हम SCN माइनस लेते हैं, कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर सल्फर और नाइट्रोजन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारी एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स की। एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स के बाद नेक्स्ट टर्म हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने एक टर्म कंप्लीट किया अभी, वो है लाइगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमने पढ़ा है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ, सिंपल डेफिनेशंस की आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम या आयन बाय द लाइगेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं AgCN होल ट्वाइस माइनस चार्ज है, CN यूनिडेंटेड लाइगेंड है तो एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ दो CN है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? दो बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पे? 2। अगर हम लेते हैं CuNH3 होल 4 2+, अमोनिया भी एग्जाम्पल किसकी है? यूनिडेंटेड लाइगेंड की। तो एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 अमोनिया है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे? 4 इन नंबर बनेंगे। एंड अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल CrH2O होल 6 3+, तो यहाँ वाटर यूनिडेंटेड लाइगेंड है, 6 वाटर्स जो है मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 है, इधर 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं ये वाली FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस चार्ज है, ये ऑक्सोलेटो है C2O4। ऑक्सोलेटो जो है बाइडेंटेड लाइगेंड है, तो एक लाइगेंड दो बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 3 लाइगेंड्स है ये वाले, तो कितने बॉन्ड टोटल बनेंगे? 6 बनेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो है ऑफ Fe इज 6 बिकॉज C2O4 ऑक्सोलेटो आयन जो है इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड, ये बाइडेंटेड लाइगेंड है। तो ये हमारी सेकेंड टर्म होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम आते हैं, थर्ड हमारी टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड काउंटर आयंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन लेते हैं और उसके साथ जो लिंक होने वाले लाइगेंड्स जो हमने लिए हैं, इन सबको हम जो है एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इन सबको इनक्लोज कर लेते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम देते हैं। तो अटैच टू इट are enclosed
in square bracket and are collectively termed as coordination sphere, और इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी। सेंट्रल एटम और लाइगेंड्स जो हैं इन सब को हम ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। और इसके अराउंड जितने भी और आइंस हम लिखेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? काउंटर आइंस होंगे। द आयोनाइजेबल आइंस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी हमारे पास आइंस होंगे, लाइगेंड्स होंगे या मेटल एटम या आयन, वो आयोनाइज नहीं होते। तो आयोनाइजेबल ग्रुप्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं आउटसाइड दिस ब्रैकेट, और इन आइंस को हम क्या नाम देते हैं? एंड आर कॉल्ड काउंटर आइंस। एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं CuNH3 कॉपर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया यहाँ पे क्या है? लाइगेंड है। इनको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, बिकॉज ये एक एंटाइटी है, एक यूनिट की तरह पूरा का पूरा बिहेव करता है। और यहाँ जो मैं ये आयन लिख रही हूँ सल्फेट, ये आयन जो है दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। ये काउंटर आयन है बिकॉज ये आयोनाइज करेगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है ये वाला, ये एक यूनिट की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारी है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होता है मेटल एटम या आयन के अराउंड जो लाइगेंड्स होते हैं, अगर इनका अरेंजमेंट देखा जाए कि किस डायरेक्शन से ये लिंक कर रहे हैं, तो अराउंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन लाइगेंड्स का अरेंजमेंट जो है स्पेस में कैसे होता है अराउंड दिस मेटल एटम या आयन, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? कि लाइगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अराउंड किस डायरेक्शन से अपने आप को अरेंज करते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। दिस अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट जो है लाइगेंड एटम्स का जो डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंट्रल एटम या आयन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हम कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लाइगेंड्स होते हैं, एग्जांपल NiCO4 अगर हम लेते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, बिकॉज जो 4 यहाँ पे जो कार्बोनिल लाइगेंड्स हैं वो अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, निकल के अराउंड फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बोलते हैं। तो जैसे अरेंज करेंगे, जिन डायरेक्शन से अरेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होती है। तो ये अरेंजमेंट जिससे हमें ज्योमेट्री का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ये हम लिखते हैं मेटल एटम या आयन की लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल एटम या आयन का कैलकुलेट करेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? ये चार्ज होता है, इज द चार्ज दैट इट कैरीज। इस मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, जब इसको हम कंबाइन किसके साथ करते हैं? लाइगेंड्स के साथ जब कंबाइन करते हैं,
तो उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ये किस किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके लिए हमें लाइगेंड्स के चार्जेस जो हैं वो पता होने चाहिए, और उसी मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे जैसे हम रॉक्स रिएक्शन चैप्टर में 11th में करते थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये चार्ज है दैट इट कैरीज, जो इसके ऊपर चार्ज आता है, एज कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग एप्रोप्रिएट चार्जेस टू द लाइगेंड। लाइगेंड के चार्जेस हमें पता होने चाहिए, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द सम ऑफ द चार्जेस, सारे जो हैं चार्जेस का सम हम ले लेंगे ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लाइगेंड्स, वो इक्वल टू किसके होएगा, इक्वल टू द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होएगा। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन नंबर्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरीके से रोमन नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, और इनको लिखा जाता है ब्रैकेट में, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जा रहा है पैरेंथेसिस में, आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। अभी हमने नेमिंग जो है वो नहीं टॉपिक किया है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ इस कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं CuNH3 सल्फेट। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का हम कैलकुलेट करते हैं, कॉपर का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका कैलकुलेट करना तो x लिखेंगे। अमोनिया पे हमें चार्ज पता होना चाहिए, ये न्यूट्रल लाइगेंड हमने पढ़ा, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है यहाँ पे, और सल्फेट जो होता है ये -2 होता है। तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हमने लिखे हैं ये x + 0 × 4 0 ही हो जाएगा, -2 इक्वेट इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कॉपर का कितना हो गया, +2। इसको इस तरीके से लिखते हैं कॉपर, और रोमन नंबर में ऐसे हम लिखेंगे 2। ये क्या डिनोट करता है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है। एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, FeCN6 4- चार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन हमें कैलकुलेट करना है, Cn जो होता है -1 चार्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe जो है इक्वल टू x, ये -1 है, 6 Cn लाइगेंड्स है तो -6 हो गया, इक्वेट इक्वल टू द चार्ज गिवन -4। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमारे पास है 6th टर्म, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जहां कॉम्प्लेक्स आयन में हमने चार्ज लिखा है। तो ये चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स आयन पे वो किस तरीके से जो है लिखा जाता है, द चार्ज कैरिड by a complex ion is the sum of the charges carried by central metal ion and the ligands. Example, AgCN2। इस पे हमने यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। Ag जो है हमारे पास यहाँ पे कैरीज अ चार्ज ऑफ +1 ले रहे हैं, एंड ईच Cn- आयन जो है इसके ऊपर चार्ज कितना है, कैरीज अ चार्ज ऑफ -1। तो देयरफॉर नेट चार्ज जो आएगा ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन वो हमारे पास हो जाएगा
Ag अगर +1 है, एक Cn पे -1 है तो ये कितना हो गया -2, ये +1 -2 तो कितना हमारे पास चार्ज बचा -1 बचा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज हम क्या लिखेंगे, चार्जेस हमारे जो हैं वहाँ पे इक्वल होने चाहिए, प्लस एंड माइनस, AgCN होल ट्वाइस -1 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टर्म है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लाइगेंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स विच हैज़ वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, उसको कहते हैं होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल, अभी तक जितनी हमने एग्जाम्पल्स की हैं ये सारी की सारी हमारी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की थी। CuNH3 होल 4 2+ चार्ज, एक ही तरह के लाइगेंड्स है यहाँ पे। लेकिन कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लाइगेंड्स हो, विच हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल इस पे हम ले लेते हैं, एक से ज़्यादा तरह के लाइगेंड्स में CONH3 होल 4 लिया, या हम Cl2 ले लेते हैं। तो ये देखो एक अमोनिया लाइगेंड है, एक Cl लाइगेंड है, तो एक से ज़्यादा तरह के अगर लाइगेंड्स हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक टर्म हमारी और रह जाती है इसके बाद, दैट टर्म इज होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर का मतलब है कि इसमें एक ही न्यूक्लियस है, और इन कॉम्प्लेक्सेस में न्यूक्लियस जो है हमारा वो क्या है, मेटल एटम है। तो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही तरह के मेटल एटम होते हैं, ओनली वन मेटल एटम, एक ही तरह के नहीं, सिर्फ एक ही मेटल एटम अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक से ज़्यादा मेटल्स होती हैं, इन विच more than one metal atom is present, उनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमारा टॉपिक इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं।